गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम थर्ड ईयर की टैक्सेशन की आज 11th क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम जीएसटी के बारे में पढ़ रहे थे। जीएसटी का इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है कि जीएसटी हमारे देश में कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से क्यों लागू हुआ, उसकी क्या ज़रूरत थी, वो चीज़ें हमने डिस्कस करी। जीएसटी का मीनिंग हमने समझा, उसके फीचर्स हमने समझे कि विशेषताएं क्या क्या रहती हैं जीएसटी की। आज हम पढ़ेंगे कि जीएसटी आने से क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं और जीएसटी के क्या क्या डिसएडवांटेज रहे हैं। इन चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेनिफिट्स के बारे में कि जीएसटी आने से क्या पॉजिटिव हुआ है या फिर क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या लाभ हुए हैं हमारे देश में। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि कर पर कर लगाने के बुरे प्रभावों में कमी। टैक्स ऑन टैक्स, इस प्रभाव में कमी आई है। कैसे? तो मैंने कल आपको जब एग्जाम्पल लेके समझाया था कि पहले क्या होता था, प्रोडक्शन के साथ एक्साइज ड्यूटी लग गई, वो गुड्स अगर इंटर स्टेट सप्लाई हुए सीएसटी अलग लग गया, फिर अगर वो वापस से इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई वेट और लग गया। तो इस तरीके से टैक्स ऑन टैक्स लगता जाता था। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि आईटीसी नहीं मिलती थी, यही रीज़न था ना, क्योंकि सीएसटी के अंदर एक्साइज ड्यूटी की आईटीसी नहीं मिलती थी तो वेट में सीएसटी की आईटीसी नहीं मिलती थी। तो ऐसे केस में जब आईटीसी नहीं मिलने वाली है तो फिर तो टैक्स को कोस्ट में जोड़ा जाएगा, और टैक्स को कोस्ट में जोड़ रहे हैं तो ऐसे केस में टैक्स ऑन टैक्स तो होगा ही होगा। तो ये पिछले जो हमारे टैक्स लॉज थे उसके अंदर ही होता था। लेकिन जीएसटी में टैक्स ऑन टैक्स का सिस्टम बिल्कुल ख़त्म, कहीं भी टैक्स ऑन टैक्स होगा ही नहीं, क्योंकि हर स्टेज पर आपको पिछले स्टेज पर पे करे हुए जीएसटी की आईटीसी मिल ही जाती है। तो टैक्स ऑन टैक्स के जितने भी बुरे प्रभाव थे वो सब जीएसटी आने के बाद क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। फिर अनेक कर और दोहरे करारोपण की समाप्ति, डबल टैक्सेशन खत्म हो गए, मल्टीपल टैक्सेस, उन सब की जगह अब क्या आया है, जो सिंगल टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दोहरे बहुत सारे कर नहीं लगते, जिससे भी कस्टमर्स का बर्डन जो है वो कम होता है। डबल टैक्स नहीं लगता है, उससे भी कस्टमर्स का जो बर्डन है वो कम होता है। तो ओवरऑल जीएसटी आने से प्रॉफिट किसको है, उपभोक्ताओं को है, क्योंकि उन्हें कम कर का भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि जो सप्लायर्स है, जो दुकानदार है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, कितना टैक्स देना है, जितना भी टैक्स देना है वो तो अपने कस्टमर से वसूल कर लेंगे। तो प्रॉफिट किसे है, उपभोक्ताओं को लाभ मिला है, दोहरा करारोपण नहीं होता है, और जो बहुत सारे टैक्सेस थे वो नहीं लगते हैं, उन सब की जगह एक ही टैक्स लग गया है, जीएसटी। इसके बाद एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण। होता क्या था, पहले अलग अलग टैक्स लगता था। जैसे कि कपड़ा ही आप ले लो, तो राजस्थान में कपड़े पर टैक्स की रेट अलग थी और गुजरात में कपड़े पर टैक्स की रेट अलग थी, जबकि कपड़ा तो वही है। तो ऐसे केस में क्या होता था कि रेट्स में काफ़ी डिफरेंस आ जाता था। तो अब क्या हो गया है कि जीएसटी आ गया, तो कपड़ा चाहे राजस्थान में बेचा जाए, चाहे गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, कहीं भी जाकर बेच लो, टैक्स रेट सेम रहेगी। तो जब सारे देश में एक जैसी टैक्स रेट होगी, टैक्स लो एक जैसा होगा, तो ऐसे केस में जो बाजार है, जो मार्केट है, वो भी एक समान हो जाएगा। तो एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण हुआ है जीएसटी के आने से। फिर है उत्पादों का प्रतिस्पर्धा के मुकाबले में अधिक सक्षम होना। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि क्या होता है जीएसटी के अंदर। पहले क्या होता था कि हमारे देश के अंदर टैक्स लो ऐसा था कि टैक्स ऑन टैक्स, डबल टैक्स, ये सब कुछ चलता रहता था। उसकी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती थी, तो हमारे देश में माल महंगा मिलता था जबकि विदेशों में सस्ता। तो ऐसी कंडीशन में हमारे देश के प्रोडक्ट जो है ना वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जीएसटी आने से क्या हो गया, जो सिंगल टैक्स, पिछले की आईटीसी मिलती जाती है तो बहुत ज़्यादा टैक्स का बर्डन भी नहीं आता है ओवरऑल अल्टीमेट आपके कंज्यूमर के ऊपर। उसके अलावा अब क्या होता है कि करप्शन पर भी थोड़ी रोक लगी है, रिश्वतखोरी और इन चीज़ों पर भी रोक लगी है, ब्लैक मार्केटिंग थोड़ी कम हो रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ओवरऑल इन सब से क्या, प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है ना वो कम हो जाती है। तो प्रोडक्ट्स की प्राइस कम हो जाती है तो फिर कॉम्पिटिशन फेस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं आती है। तो जीएसटी आने से क्या हो गया, प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में हमारे देश के व्यवसाय सक्षम हो रहे हैं। फिर है उपभोक्ता और सामान्य जनता के कुल भार में कमी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब टैक्स कम लगेगा तो हमारे भार में कमी आएगी। हम क्या है, हम तो कंज्यूमर्स है, उपभोक्ता है, सामान्य जनता है। तो जनता की कुल भार में क्या आ गई है, कमी आ गई है, क्योंकि आपके जो सप्लायर है उनको आईटीसी मिल जाएगा तो
टैक्स जो है वो लागत के अंदर नहीं जोड़ा जाता है, पिछला वाला टैक्स जो है वो लागत में नहीं जोड़ा जाता है। पहले क्या होता था कि हमें तो वेट वाला इन्वॉइस बना के दिया कि हमने 12% का वेट ऐड किया, तो हमें तो सिर्फ इतना ही नॉलेज में है कि हमने 12% का वेट का पेमेंट किया, लेकिन जो कॉस्ट आपकी पहले थी ना उसके अंदर पहले से एक्साइज ड्यूटी जुड़ा हुआ है, CST जुड़ा हुआ है, सर्विस टैक्स जुड़ा हुआ है और पता नहीं क्या क्या, उसकी नॉलेज हमें होती नहीं थी। जबकि अब जितना GST हमारे बिल में लिखा हुआ है ना कि 18% GST, तो बस वो ही टैक्स है उन गुड्स पर, सारा का सारा टैक्स वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो आपके ऊपर वैल्यू दे रखी है ना वो जस्ट कॉस्ट है, उसके अंदर टैक्स इंक्लूड नहीं है। तो आपको नॉलेज भी है कि हमने कितना टैक्स पे किया है और ओवरऑल टैक्स भी उतना ही रहता है। और जो है पिछले टैक्स लॉज के मुकाबले में ये टैक्स कम होता है, उपभोक्ताओं के भार में कमी आई है। इसके बाद आता है सरकारी राजस्व में वृद्धि। तो ये तो दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हो गई। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि उपभोक्ताओं को कम कर पे करना पड़ेगा और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि सरकार का इनकम जो है वो बढ़ेगा। तो रेवेन्यू सरकार की बढ़ेगी कैसे? तो देखिए क्या हुआ है कि कर तो कम हुआ है, ओवरऑल टैक्स तो गवर्नमेंट को ऐसे देखा जाए तो कम मिल रहा है, क्योंकि हम पहले जहां 1000 रुपये के गुड्स पर 500-600 रुपये तो टैक्स के बन जाते थे, वहां अब 1000 रुपये पर 120, 180, 280 रुपये तक टैक्स हो जाता है खत्म। तो फिर सरकार की इनकम बढ़ी कैसे? तो टैक्स का क्राइटेरिया बढ़ा दिया, यानी कि क्षेत्र बढ़ा दिया। पहले कुछ ऐसी वस्तुएं थी, ऐसी सेवाएं थी जिनको कि कर लगाया ही नहीं जाता था, जबकि GST में उनको टैक्सेबल मान लिया। उसके अलावा पहले बहुत सारे लोग थे जो कि रजिस्ट्रेशन करवाते ही नहीं थे लाइबल होने के बाद भी, जबकि GST में अगर आप लाइबल हो गए हो ना तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप नहीं करवाते हो तो आपका स्वतः ही रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। कैसे? तो वो हम रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सरकार की कुल आय इस तरीके से बढ़ेगी कि कर का दायरा बढ़ा दिया गया है, कई सारी वस्तुओं और सेवाओं को कर योग्य कर दिया गया है, जबकि पहले वो कर मुक्त थी, पहले वो एग्जिम थी, अब वो टैक्सेबल हो गई है। इस वजह से उन पर गवर्नमेंट की टैक्स की रेवेन्यू बढ़ गई है। दूसरी चीज़, जब क्योंकि अब आपकी चीज़ें सस्ती हो रही है, टैक्स कम लग रहा है, सस्ती हो रही है, तो उनकी डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी। तो इस तरीके से ओवरऑल सरकारी राजस्व में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। फिर है करों का प्रशासन सुगम होना, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका है ना वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर जो GST लागू किया गया है, जिस भी देश में GST है, यहाँ सारा काम जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है, डिजिटल माध्यमों से होता है, कंप्यूटर से सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो सब कुछ बहुत इजी है, कहीं कोई बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा ईजी हो गया। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज तो हो ही चुका है, मैंने पहले ही बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सिर्फ उनके पास टैक्स का अधिकार नहीं रहा, वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट्स भी GST ले रही है, सेंट्रल भी ले रही है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन तो हो ही गया। उसके अलावा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है टैक्स का वो भी इजी हो गया है, स्मूथ हो गया है, क्योंकि सारा कुछ काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, पेपर वर्क बहुत कम रह गया है। ये तो थे GST के बेनिफिट्स। अब हम आ जाते हैं कि GST आने से हानियाँ क्या क्या हुई है, क्योंकि अगर प्रॉफिट है तो लॉस होगा, बेनिफिट्स है तो डिसएडवांटेज भी होंगे ही होंगे। तो देखते हैं क्या क्या हानियाँ रही है GST आने से। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है लैक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर के ज्ञान का अभाव। अभी बताया ना मैंने, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है, कंप्यूटराइज्ड है सारी चीज़ें, पर बहुत से ऐसे लोग हैं इंडिया में तो जिनको कंप्यूटर का ABCD भी नहीं आता है। वो लोग कैसे वर्क करेंगे? वो कैसे अपने रिटर्न्स फाइल करेंगे? वो कैसे पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे? वो ई-वे बिल कैसे जनरेट करेंगे? तो ये सारी चीज़ें तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कंप्यूटर के ज्ञान का अभाव होना GST के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक बना है। GST में सबसे बड़ी कमी ये रही है कि अब उन्हें क्या करना पड़ता है कि ये कंप्यूटर संबंधी कार्य करने के लिए अलग पर्सन को अपॉइंट करना पड़ता है। ओवरऑल क्या हुआ? उनके तो खर्चे बढ़ गए, लागतें बढ़ गई। तो कंप्यूटर के ज्ञान का अभाव एक बहुत बड़ी कमी है। सेकंड, जटिल कार्य प्रणाली से कठिनाई। ऐसे तो GST सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली है, आपको सब कुछ अवेलेबल होगा, लेकिन क्या ये बहुत नया है और इसकी जो कार्य प्रणाली है, इसका जो वर्किंग सिस्टम है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हर कोई आसानी से उसको समझ नहीं पाएगा। जब हम ऑनलाइन ये वर्क करते हैं GST से रिलेटेड, GST के पोर्टल पर, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हमें दिखता है। इसमें मेन जो है ना इनपुट टैक्स क्रेडिट और एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आगे हम पढ़ेंगे कि RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है। इन दोनों से रिलेटेड जो प्रोविजंस है ना वो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस जटिल कार्य प्रणाली के कारण क्या होता है, लोगों को इसे समझने में कठिनाई हो रही है, और जब समझ ही नहीं पाएंगे तो आप इसका फ़ायदा भी
नहीं उठा सकते। तो करना क्या पड़ता है, एक पर्सन को अपॉइंट करो, वो पर्सन आपको ये सारी चीज़ें समझाएगा और उसका प्रॉफिट कैसे क्या लेना है वो आपको बताएगा। तो उस पर्सन को सैलरी अलग से दो, तो ओवरऑल आपका खर्चा तो बढ़ गया, ये हानि होगी। निजी मामलों एवं गोपनीयता का सार्वजनिक होने का खतरा। अब देखिए, सब कुछ तो कंप्यूटराइज्ड है, किसी ने आपका कंप्यूटर हैक कर लिया तो आपका जीएसटी आईडी होता है, पासवर्ड होता है, किसी को पासवर्ड पता चल गया तो आपकी आईडी हैक हो गई, आपका कंप्यूटर हैक हो गया, तो फिर तो आपकी सारी की सारी डिटेल्स, आपके बिजनेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस क्या हो जाएगी, पब्लिक हो जाएगी। तो आपकी निजी जो सूचनाएं हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो गोपनीय बातें हैं, निजी बातें हैं, वो भी क्या हो जाती है, सार्वजनिक होने का खतरा इसमें है, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। इसके बाद है कर की ऊंची दरों के कारण कर का भार अधिक होना। तो मैम आपने तो कहा कि जीएसटी में टैक्स कम लगता है, हाँ टैक्स कम लगता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ गुड्स ऐसे थे पहले जिन पर कि 5% टैक्स लग रहा था, 7, 8, 10% टैक्स लग रहा था, वो अब सीधे 18% वाली कैटेगरी में आ गए, क्योंकि जीएसटी में टैक्स की 4 ही रेट्स है अभी तक। तो कौन कौन सी, 5, 12, 18 और 28। तो अब इन चारों में ही तो वो आएंगे। तो जिन पर पहले मान लो कि 14% लग रहा था वो भी 18 में आ गए, जिन पर 10% लग रहा था वो भी कहीं 12 या 18 में आ गए। तो कर की दरें क्या हो गई है, बढ़ गई है, जिसके कारण टैक्स का बर्डन बढ़ गया है कंज्यूमर्स के ऊपर। कुछ वस्तुओं के संबंध में अनेक विवरणी प्रस्तुत करने की बाध्यता के कारण कठिनाई, बहुत सारी रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं। रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपका टैक्स पीरियड खत्म हुआ, आपको गवर्नमेंट को डिटेल्स देनी पड़ती है कि हमने इतना परचेज किया, इतना सेल किया, ये हमारा टैक्स, ये हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड ऑल दैट। तो रिटर्न्स के ऊपर भी पूरा चैप्टर हमारा है, वहाँ हम पढ़ेंगे फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स के अंदर। तो जीएसटी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे रिटर्न्स आपको फाइल करने पड़ते हैं। मंथली 3 रिटर्न फाइल करने होते हैं और एक आपका एनुअल रिटर्न आता है। तो टोटल ऐसे 37 रिटर्न्स एक साल के अंदर आपको फाइल करने पड़ते हैं। तो वो बेचारा आदमी जो है वो तो रिटर्न फाइल करने में ही रह जाता है पूरे साल भर। तो जीएसटी के अंदर बहुत सारे रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं, इस वजह से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और रिटर्न्स फाइल भी इजीली होते नहीं है, वो आप बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको या तो सीए की या फिर लॉयर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। उसके बाद वस्तु उत्पादन करने वाले राज्यों की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव। जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मैंने बताया था ना, डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब जिस स्टेट में कंजम्पशन हुआ उस स्टेट की गवर्नमेंट को इनकम। अब मान लो कि राजस्थान में प्रोडक्शन खूब होता है, राजस्थान में प्रोडक्शन खूब हो रहा है, लेकिन कंजम्पशन जो है ना वो राजस्थान से तो माल जा रहा है गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कंजम्पशन उधर हो रहा है। प्रोडक्शन राजस्थान में, कंजम्पशन दूसरे स्टेट्स में। तो जीएसटी तो है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। तो अगर गुजरात में कंजम्पशन हुआ तो इनकम गुजरात गवर्नमेंट की, आपका कंजम्पशन अगर मध्य प्रदेश में हुआ तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की इनकम, तो राजस्थान गवर्नमेंट की इनकम तो हुई ही नहीं। तो जीएसटी में ये हानि है कि जिस राज्य में उत्पादन हो रहा है ना, वहाँ की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, उनको कोई इनकम हो नहीं रही है। फिर इसके बाद प्रणाली की सुरक्षा का अभाव। जो आपका सिस्टम है जीएसटी का, अगर वो सिस्टम ही करप्ट हो जाए, उसी में कोई वायरस आ जाए, तो ऐसे केस में सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ जो है वो बिगड़ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये आपकी जीएसटी की एक बहुत बड़ी कमी हो जाती है कि प्रणाली की सुरक्षा का यहाँ पर अभाव है। अगर कोई वायरस आ गया तो सारी की सारी एक्टिविटीज़ उसी समय रुक जाएगी और सब कुछ बिल्कुल खराब हो सकता है। उसके बाद लास्ट है कि कर चोरी और भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं। तो कहा जा रहा था कि जब जीएसटी आया है तो अब यहाँ पर आप टैक्स एविजन, कर की चोरी कर नहीं पाएंगे, करप्शन के अंदर भी कमी आएगी। लेकिन जीएसटी आने के बावजूद भी कई जगहों पर ब्लैक मार्केटिंग तो होती ही है, बहुत से जीएसटी ऑफिसर्स भी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। तो ऐसे केस में क्या हुआ है कि कर चोरी, काले धन में और भ्रष्टाचार में कोई अधिक कमी आई नहीं है। तो ये हमारी जीएसटी जो है उसकी कुछ कमियां थी, उसकी कुछ हानियां थी जिनको हमने डिस्कस किया। अब इस चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाती हूँ। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो टॉपिक हमारा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स। कर संग्रह का प्रशासन किस प्रकार से किया जाता है। कलेक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स कौन कलेक्ट करता है, तो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। हम जो होते हैं, हम जो टैक्स पेयर्स होते हैं, वो किसको टैक्स पे करते हैं, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। तो टैक्स कलेक्ट किसके द्वारा किया जाएगा, सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब दो तरह की सप्लाईज मैंने आप लोगों को समझाई थी,
एक थी इंट्रा स्टेट, दूसरी सप्लाई थी इंटर स्टेट। तो अब जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, जब एक राज्य से उसी राज्य के अंदर सप्लाई की जा रही है, तब तो कहीं कोई दिक्कत आती नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं आती है? कि राजस्थान गवर्नमेंट को ही टैक्स मिलेगा आधा, और आधा टैक्स किसको मिल जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इंट्रा स्टेट सप्लाईज के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि 2 पर्सन है, ए 3 ले लो, ए बी और सी। ए ने क्या किया? 10,000 के गुड्स बी को दिए, 18% का टैक्स है मान लो यहाँ पर, तो क्या हुआ? 900 रुपये CGST, 900 रुपये SGST और टोटल 11,800 रुपये में उसने पर्सन बी को ट्रांसफ़र कर दिया। यही होगा। इंट्रा स्टेट मीन्स हाफ CGST हाफ SGST, इसी तरीके से टैक्स लगता है। अब जब पर्सन बी के पास गुड्स आ गए, कितने में आ गए वो? 11,800 में। और इन 11,800 में क्या है? 10,000 प्लस 1,800। 10,000 किसका? गुड्स का, और 1,800 किसका? GST का। अब ये पर्सन जो है, इसने मान लो अपने प्रॉफिट के लिए 2,000 जोड़े, ये बोल रहा है मैं 12,000 में गुड्स बेचूंगा। तो 12,000 में जब आप बेचोगे तो वापस से GST लगेगा। इसने भी राजस्थान के ही किसी पर्सन को गुड्स बेचे हैं, तो दोनों टैक्स लग जाएंगे, CGST और SGST। यहाँ भी मान लो रेट ऑफ GST 18% है, तो 9% आपका CGST 1,080 और 9% SGST। इस तरीके से आपका टैक्स लग जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू हो गई 14,160। इस वैल्यू पर इसने पर्सन सी को ट्रांसफ़र किया। चलो, अब हुआ क्या कि पर्सन बी का जब टैक्स पेमेंट करने का बात आएगा, ए का तो सिंपल है कि ए ने 1,800 रुपये लिए हैं बी से, तो ये 900 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करवाएगा, 900 रुपये ये उसकी स्टेट गवर्नमेंट को। और अगर ये दोनों मान लो राजस्थान के ही है सारे, तो ये राजस्थान गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। कंसेप्ट खत्म, ए का तो खत्म, प्रॉफिट जो भी था। अब आते हैं हम बी पर। तो बी की जब टैक्स लाइबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए बी का आउटपुट टैक्स क्या बनता है? CGST भी है, SGST भी है। CGST भी 1,080, SGST भी 1,080। अब जब बी पर्सन टैक्स पे करने चाहेगा, तो वो क्या कहेगा कि मुझे ITC चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने तो पे किया है ना, जब मैंने खरीदा तब मैंने 900 रुपये पे किए तो थे। तो ये 900 रुपये और ये 900 रुपये की मुझे ITC दो, मैं बचा हुआ 180 ही पे करूँगा। और ये बिल्कुल सही भी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रोविज़न तो है ही GST के अंदर। तो ऐसे केस में ये वाला सिस्टम यहाँ पर काम करेगा। अब इस चीज़ को समझना कि ये 900 रुपये जिसकी क्रेडिट ली है पर्सन बी ने, ये 900 रुपये पहले किसे मिले थे? ये कह रहा है कि मैंने GST के तो दिए, तो हाँ बिल्कुल GST दिया, पर किसको दिया था? क्योंकि CGST और IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, जबकि SGST स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। तो ये 900 रुपये इसने किसको दिए थे? CGST के ही दिए थे। किसको दिए थे? सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दिए थे। और 1,080 किसको देने थे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये कहेगा कि आपको 1,080 देने हैं, ठीक है, लेकिन 900 रुपये में दे चुका हूँ, दैट्स वाई मुझे क्रेडिट दो, और बचा हुआ 180 रुपये क्या ले सकते हैं आप? टैक्स का ले सकते हैं। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो 1,080 रुपये चाहिए थे, मिल गए ना। 900 रुपये ए ने पे किया था, 180 बी ने पे किया, 1,080 मिल गए, टॉपिक क्लोज। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट पर आते हैं। ये 900 रुपये किसके दिए थे? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को ही तो दिए थे। और 1,080 भी किसको मिलने हैं? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को मिलने। तो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट जब 1,080 रुपये लेने की बात कहेगी, तो पर्सन का क्या कहेगा कि 900 रुपये आपको ए से मिले हैं, 180 रुपये आपको बी से मिले हैं, आपकी पूरी 1,080 रुपये की इनकम हो गई। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई जब है ना, तब कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, सब कुछ बिल्कुल स्मूथ है, सब कुछ आराम से चल रहा है। पर अगर सप्लाई हो इंटर स्टेट, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमें करना है। देखो एग्जाम्पल हम लेते हैं एक इंटरस्टेट सप्लाई का। A टू B मान लो 10,000 रुपये के गुड्स ट्रांसफ़र हुए, और GST यहाँ पर है 18%, ठीक है। A है राजस्थान का, B भी है राजस्थान का। अब फिर B टू C, B तो राजस्थान का, ये है मान लो मध्य प्रदेश का, ठीक है। इसको यही गुड्स ट्रांसफ़र हुए हैं फिर 12,000 की रेट पर। वही गुड्स कितने पे ट्रांसफ़र किए? 12,000, और GST मान लो यहाँ पर 12%, ठीक है। और फिर B टू
सी ये हुआ था, सी ने फिर डी को किए, ये था मध्य प्रदेश, ये भी मान लो मध्य प्रदेश। यहाँ पे जीएसटी की रेट फिर से 12% और ये गुड्स ट्रांसफर हो गए थे 15,000 पर। इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ क्या आ गया, इंटर स्टेट सप्लाई आ गया, अंतरराज्यीय आपूर्ति वाला क्वेश्चन आ गया। कैसे अंतरराज्यीय आपूर्ति, तो देखिए ना, यहाँ ये राजस्थान का, यहाँ मध्य प्रदेश का, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई तो हुई ही हुई है। तो अब इंटर स्टेट सप्लाई को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ये देखिए, इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। ए जब बी को ट्रांसफर करेगा होगा क्या, 10,000 प्लस CGST प्लस SGST, और वो भी राजस्थान गवर्नमेंट का स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कितना, तो 10,000 पर 18% है, तो 900 ये और 900 ये, टोटल 11,800 गुड्स ट्रांसफर हो गए सी को। अब ए जो है वो गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, तो गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी 900 मिलेगा। और ये स्टेट गवर्नमेंट कौन सी, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ए और बी दोनों पर्सन्स कहाँ के हैं, राजस्थान के। अब आते हैं हम ट्रांसफर, जब बी से सी को हुआ है तो ऐसे केस में क्या होगा, तो बी तो है राजस्थान के और सी जो पर्सन है वो है मध्य प्रदेश के। अब जो सी को गुड्स मिले हैं कितने के हैं, 12,000 में ही बेच रहा है ना वो, इस 12,000 में जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। 10 के गुड्स खरीदे, 2,000 का प्रॉफिट ऐड करके 12,000 में वो बेचने वाला है। अब इस 12,000 पर क्या लगेगा, IGST के नाम से टैक्स लगेगा। क्यों, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई है, एक राज्य से दूसरे राज्य में आपूर्ति है, तो IGST लगेगा। बहुत सिंपल सी बात है। 12,000 पर 12%, 1440, कितने में गुड्स बिक गए, 13,440। अब गवर्नमेंट को क्या मिलने वाला है यहाँ से, देखिए उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि बी टैक्स कितना देगा, क्योंकि बी जितना गवर्नमेंट को देगा उतना ही तो गवर्नमेंट को मिलेगा। तो यहाँ देखिए बी से रिलेटेड हम देखते हैं उसका आउटपुट टैक्स क्या बनता है। आउटपुट टैक्स किस नाम से बनेगा, IGST के नाम से 1440 रुपए का। बहुत सिंपल। इसका IGST कौन सा, इसका आउटपुट टैक्स कौन सा होता है, जो इसने अपने कस्टमर से लिया हो, और इसका कस्टमर है सी और इसने सी से कितना लिया, 1440 रुपए। तो ये इसका आउटपुट टैक्स, इसको ITC मिलेगी।